राजाशाही हवेली की ऊंची दीवारों के भीतर हर सुबह शंखनाद के साथ शुरू होती थी, जहां परंपरा ही कानून थी और कानून से ऊपर सिर्फ इज्जत। निर्मला देवी इस हवेली की मालकिन थी। कठोर अनुशासन, तेज नजर और वर्षों से जमी हुई शाहीशान उनकी पहचान थी। उनके लिए घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, बल्कि एक चलता फिरता राजतंत्र था, जहां हर रिश्ते की मर्यादा तय थी। उसी हवेली में यामिनी बहू बनकर आई, शांत आंखें, सुलझी मुस्कान और भीतर छिपी आग। आकार, निर्मला देवी का इकलौता बेटा, आधुनिक सोच और पारंपरिक जिम्मेदारियों के बीच फंसा हुआ था। शादी के बाद पहले ही दिन से यामिनी को समझा गया कि यह घर सिर्फ अपनाने का नहीं, परीक्षा देने का है, और हर परीक्षा में जज खुद उसकी सास होंगी। यामिनी ने अपने पहले कदम पर ही गलती नहीं की। उसने झुककर प्रणाम किया, नियमों को ध्यान से सुना और हर बात पर जी मान जी कहा। लेकिन निर्मला देवी की आंखें सिर्फ आज नहीं देखती थीं, वे भविष्य पढ़ती थीं। उन्हें यामिनी की विनम्रता में आत्मविश्वास की परछाई दिखती थी, जो उन्हें असहज करती थी। आकार चाहता था कि दोनों के बीच पुल बने, पर वह पुल हर दिन नई दरारें झेलता। यामिनी रसोई में शाही व्यंजनों की बारीकियां सीखती, पूजा में नियम निभाती और रात को अपने कमरे में बैठकर अपनी पहचान के पन्ने पलटती। क्या वह सिर्फ बहू बनकर रह जाएगी या इस हवेली की कहानी बदलेगी? पहला मोड़ तब आया जब हवेली की तिजोरी से पुरानी जमीन के कागज गायब हुए। निर्मला देवी का शक बिना देर किए यामिनी पर गया। नहीं आए बहू, शहर की पढ़ी लिखी और चुपचाप सब समझने वाली। सभा बुलाई गई, रिश्तेदारों की निगाहें तीर बनी। यामिनी ने कोई सफाई नहीं दी, बस इतना कहा कि सच समय के साथ सामने आएगा। आकार ने बीच में खड़े होकर मां से समय मांगा, पर निर्मला देवी ने उसे कमजोरी समझा। उसी रात यामिनी ने पहली बार महसूस किया कि शांति कभी कभी सबसे तेज हथियार होती है। दिन बीतते गए और चुनौती बदलती गई। निर्मला देवी ने हवेली की जिम्मेदारी यामिनी को सौंप दी, ये कहकर कि देखना चाहती है कि नई बहू शाही बोझ उठा भी सकती है या नहीं। ये परीक्षा नहीं, आग थी। कर्मचारियों की राजनीति, पुराने खातों की उलझनें और रिश्तेदारों की ईर्ष्या, सब एक साथ। यामिनी ने न तो शिकायत की, न श्रेय मांगा। उसने बस काम किया, नियमों में सुधार किए, और पहली बार हवेली के मुनाफे के साथ उसकी इज्जत भी बढ़ी। आकार ने उसे देखा तो गर्व से उसकी आंखें भर आईं, पर निर्मला देवी की आंखों में अब भी सवाल थे। दूसरा मोड़ तब आया जब हवेली की एक पुरानी परंपरा पर यामिनी ने सवाल उठाया। स्त्रियों का सभा में बोलना वर्जित था। यामिनी ने विरोध नहीं किया, बस एक दिन सभा के बाहर खड़े खड़े खातों की एक गलती पकड़ ली, जो हवेली को बड़े नुकसान से बचा सकती थी। जब सच सामने आया तो निर्मला देवी को मजबूरन उसे सभा में बोलने की अनुमति देनी पड़ी। यामिनी ने संयम से बात रखी, किसी को नीचा नहीं दिखाया, पर व्यवस्था बदल दी। ये जीत छोटी थी, पर शाही इतिहास में दरार डालने के लिए काफी। आग तब भड़की जब आकार के पुराने दोस्त ने हवेली में साझेदारी का प्रस्ताव रखा, जिसमें बड़ा लाभ और उससे भी बड़ा जोखिम था। निर्मला देवी ने परंपरा के नाम पर मना कर दिया। यामिनी ने दस्तावेज देखकर सशर्त हाँ कहा। माँ बेटे के बीच टकराव बढ़ा, और बीच में यामिनी की चुप्पी एक बार फिर गलत समझी गई। रात को आकार ने उससे पूछा, तुम क्यों हमेशा अकेले लड़ती हो? यामिनी ने पहली बार कहा, क्योंकि अगर मैं बोलूं तो ये लड़ाई मेरी नहीं, हमारी हो जाएगी, और तब हार की कीमत ज्यादा होगी। तीसरी चुनौती ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसी साझेदारी से जुड़े कागजों में हेराफेरी का आरोप हवेली पर आ गया। मीडिया, समाज, सबकी निगाहें। निर्मला देवी का विश्वास टूटने लगा, आकार का धैर्य जवाब देने लगा, और यामिनी पर शक की परछाई फिर गहराने लगी। लेकिन इस बार यामिनी तैयार थी। उसने पुराने खातों, कर्मचारियों की गवाही और समय की कड़ी जोड़कर सच सामने रखा। असल दोषी वही रिश्तेदार था, जिसने वर्षों से परंपरा की आड़ में चोरी की थी। सभा में सन्नाटा छा गया। निर्मला देवी की आवाज कांपी, पर उन्होंने फैसला सुनाया, दोषी बाहर, हवेली सुरक्षित। उस रात हवेली में पहली बार सन्नाटे के बीच सुकून उतरा। निर्मला देवी ने यामिनी को बुलाया, कोई आदेश नहीं दिया, बस कहा, शायद मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। यामिनी ने जवाब में सिर झुकाया, समझना शुरू हो जाए, वही काफी है। आकार ने दोनों को देखा और उसे लगा जैसे हवेली की दीवारें सांस ले रही हों। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। बाहर की दुनिया में अपमानित रिश्तेदार बदले की आग सुलगा चुका था, और हवेली के भीतर परंपरा बनाम परिवर्तन की लड़ाई अभी बाकी थी। यामिनी जानती थी, ये सिर्फ शुरुआत है, और अगली चाल पहले से ज्यादा शातिर होगी। हवेली की दीवारों ने उस रात बहुत कुछ सुना था, पर सबसे भारी थी वह खामोशी, जो निर्णय के बाद फैल गई थी। निर्मला देवी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। शाही पलंग, चांदी की दीपक लौ और दीवारों पर टंगे पूर्वजों के चित्र, सब वही थे,
पर उनके भीतर कुछ बदल चुका था। पहली बार उन्हें लगा कि जिस राजतंत्र को उन्होंने जीवन भर सीने से लगाए रखा, वह केवल डर और अनुशासन से नहीं, बल्कि समझ और विश्वास से भी चल सकता है। दूसरी ओर यामिनी अपने कमरे में बैठी थी, खिड़की से बाहर अंधेरे को देखती हुई। वह जानती थी कि आज की जीत अस्थायी है, क्योंकि जिस रिश्तेदार को अपमानित कर बाहर निकाला गया था, वह खाली हाथ नहीं लौटेगा। उसकी आंखों में सुकून कम और सतर्कता ज्यादा थी। कुछ ही दिनों में हवेली के बाहर अफवाहें फैलने लगी। कहा जाने लगा कि राजाशाही खानदान अब कमजोर पड़ रहा है, कि बहू ने सास के अधिकार छीन लिए हैं और बेटा मां के सामने झुक गया है। ये बातें धीरे धीरे निर्मला देवी तक पहुंची और हर शब्द उनके भीतर पुराने जख्म कुरेदता गया। उन्होंने यामिनी को बुलाया, बिना किसी क्रोध के, पर आवाज में ठंडापन था। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि बदलाव के नाम पर हमारी इज्जत दांव पर लगाना सही है? यामिनी ने पहली बार सीधे आंखों में देखकर जवाब दिया, इज्जत तभी टिकती है मां जी, जब सच उसके साथ हो। निर्मला देवी ने कुछ नहीं कहा, पर उस दिन उन्हें समझा गया कि यह बहू केवल नियम तोड़ने नहीं, बल्कि नई नींव रखने आई है। बाहर निकाला गया रिश्तेदार रघुवीर शहर में बैठकर बदले की आग में जल रहा था। उसने मीडिया, नेताओं और हवेली के पुराने दुश्मनों को एक एक कर अपने साथ मिलाना शुरू किया। उसका लक्ष्य साफ था, राजाशाही की साख मिटा देना और निर्मला देवी को घुटनों पर ला देना। उसने सबसे बड़ा वार आकार पर किया। आकार के पुराने बिजनेस सौदों को उछालकर उन पर भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगवाया गया। पुलिस की पूछताछ, अखबारों की सुर्खियां और समाज की उंगलियां सब एक साथ टूट पड़े। आकार पहली बार डर गया। वह मां के सामने बेटे से ज्यादा आरोपी था और पत्नी के सामने पति से ज्यादा बोझ। निर्मला देवी ने तुरंत नियंत्रण संभालने की कोशिश की। उन्होंने वकील बुलाए, पुराने संपर्कों को सक्रिय किया और आदेश दिया कि यामिनी किसी भी निर्णय से दूर रहे। उनके लिए यह अब भी सत्ता की लड़ाई थी, कौन हवेली चलाएगा। यामिनी ने विरोध नहीं किया, पर चुपचाप सब देखती रही। उसने समझ लिया था कि यह समय बोलने का नहीं, सबूत इकट्ठा करने का है। रातों रात उसने पुराने खातों, आकार के ईमेल और साझेदारियों की परतें खंगालनी शुरू की। उसे पता चला कि रघुवीर ने आकार के नाम पर नकली दस्तावेज तैयार करवाए थे। स्थिति तब और बिगड़ी जब आकार को कुछ दिनों के लिए हिरासत में लिया गया। हवेली में मातम छा गया। निर्मला देवी का कठोर चेहरा टूटने लगा। पहली बार उन्होंने बेटे को खोने का डर महसूस किया। उस रात वह यामिनी के कमरे में आई, बिना किसी शाही गरिमा के, बस एक मां बनकर। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम कुछ जानती हो तो अब समय है। यामिनी ने वर्षों की चुप्पी तोड़ी। उसने सबूत सामने रखे, रघुवीर की चालें बताईं और कहा, अगर आप मेरा साथ दें तो हम आकार को बाहर ला सकते हैं। निर्मला देवी ने बिना देर किए सिर हिलाया। उस क्षण सत्ता नहीं, मां की ममता जीत गई। अगले दिन से हवेली की रणनीति बदली। निर्मला देवी सामने रही, पर हर कदम यामिनी की सोच से तय हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दस्तावेज सार्वजनिक किए गए और रघुवीर की साजिश उजागर होने लगी। समाज, जो कल तक सवाल कर रहा था, आज तारीफ करने लगा। पुलिस ने जांच का रुख बदला और कुछ ही दिनों में आकार रिहा हो गया। हवेली लौटते समय उसकी आंखों में आंसू थे, कृतज्ञता के, प्रेम के और उस एहसास के कि उसकी मां और पत्नी अब एक ही पक्ष में थीं। लेकिन ये जीत भी पूरी नहीं थी। रघुवीर ने आखिरी दांव खेला। उसने हवेली की जमीन पर कब्जे का केस दायर कर दिया, जिसमें पुराने दस्तावेजों की वैधता पर सवाल उठाए गए। यह मामला केवल कानूनी नहीं, बल्कि भावनात्मक था। हवेली की आत्मा दांव पर थी। कोर्ट में तारीखें पड़ने लगी। निर्मला देवी हर दिन मंदिर जाकर प्रार्थना करती, यामिनी रातों रात फाइलें पढ़ती और आकार दोनों के बीच सेतु बनकर खड़ा रहता। कोर्ट के आखिरी दिन यामिनी ने एक ऐसा दस्तावेज पेश किया जिसे कोई भूल चुका था। हवेली की स्थापना के समय लिखा गया वह वसीयतनामा, जिसमें साफ था कि हवेली का उद्देश्य केवल सत्ता नहीं, समाज की सेवा भी है। जज ने फैसला सुनाया, हवेली राजाशाही परिवार की है और किसी भी व्यक्तिगत लालच के लिए इसका उपयोग नहीं हो सकता। रघुवीर हार गया। उसकी साजिश राख बन गई। फैसले के बाद हवेली में उत्सव नहीं, शांति थी। निर्मला देवी ने पूरे परिवार और कर्मचारियों के सामने घोषणा की, अब से यामिनी हवेली की निर्णय प्रक्रिया में बराबर की भागीदार होगी। ये केवल अधिकार नहीं, विश्वास का ऐलान था। यामिनी ने मंच से उतरकर सास के चरण छुए, पर निर्मला देवी ने उसे उठाकर गले लगा लिया। उस आलिंगन में वर्षों की दूरी पिघल गई। समय के साथ हवेली बदली, परंपराएं रहीं, पर उनके साथ सोच भी बदली। सभा में स्त्रियों की आवाज गूंजने लगी। हवेली के दरवाजे समाज सेवा के लिए खुले और राजाशाही नाम एक बार फिर इज्जत का प्रतीक बन गया।
आकार ने व्यापार और परिवार दोनों को संतुलन में रखा, क्योंकि अब उसके पीछे दो मजबूत स्तंभ थे। एक शाम वही शंखनाद गूंजा, पर इस बार उसके साथ हंसी भी थी। निर्मला देवी ने यामिनी से कहा, राजाशाही केवल खून से नहीं, कर्म से चलता है। यामिनी मुस्कुराए और बोली, और कर्म तब मजबूत होता है जब साथ विश्वास का हो। हवेली की दीवारें फिर से खामोश थीं, पर इस बार वह खामोशी डर की नहीं, संतोष की थी। राजाशाही हवेली वैसी नहीं रही थी जैसी कभी हुआ करती थी। बाहर से देखने पर वही ऊंची दीवारें, वही विशाल दरवाजा और वही शाही शान दिखाई देती थी, लेकिन भीतर एक नई धड़कन जन्म ले चुकी थी। ये धड़कन थी विश्वास की, संघर्ष के बाद मिली एक ऐसी शांति की जो आसानी से नहीं टूटती। भाग-दौड़ के बाद सबको लगा था कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, पर यामिनी जानती थी कि असली परीक्षा जीत के बाद शुरू होती है। क्योंकि सत्ता जब स्थिर होती है, तभी उसे गिराने की कोशिशें सबसे ज्यादा होती हैं। निर्मला देवी अब भी हवेली की धुरी थी, लेकिन उनका स्वभाव बदल चुका था। जहां पहले आदेश हुआ करते थे, वहां अब सलाह होती थी। यामिनी को उन्होंने अधिकार दिए थे, पर उससे भी बड़ा था वो सम्मान जो उन्होंने उसे दिया। आकार इस बदलाव को चुपचाप देखता रहता। उसे लगता जैसे वर्षों से जो सपना वह देख रहा था, माँ और पत्नी का एक साथ खड़ा होना, वह अब साकार हो चुका है। लेकिन यही एकता कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगी थी। रघुवीर भले ही केस हार चुका था, पर उसकी परछाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। शहर की राजनीति में उसका प्रभाव अब भी मौजूद था। उसने सीधे हमला करने के बजाय अंदर से हवेली को कमजोर करने की योजना बनाई। उसने कुछ पुराने कर्मचारियों, जिनके मन में बदलाव को लेकर असंतोष था, उन्हें भड़काना शुरू किया। बहू के आने के बाद सब बदल गया। शाही परंपराएं खत्म हो रही हैं, जैसे जहर भरे शब्द धीरे धीरे हवेली के गलियारों में फैलने लगे। पहली बड़ी आग तब लगी जब हवेली के ट्रस्ट के पैसों में गड़बड़ी का आरोप लगा। ये ट्रस्ट समाज सेवा के लिए बनाया गया था, अनाथालय, स्कूल और अस्पताल के लिए। अचानक ऑडिट रिपोर्ट में लाखों की कमी दिखाई गई। मीडिया फिर से सक्रिय हो गया। इस बार उंगलियां सीधे यामिनी पर उठी, क्योंकि ट्रस्ट की देखरेख अब वही कर रही थी। निर्मला देवी के सामने एक बार फिर वही सवाल खड़ा था, विश्वास या परंपरा। निर्मला देवी ने यामिनी को अकेले में बुलाया। उनकी आंखों में इस बार संदेह नहीं, चिंता थी। उन्होंने कहा, अगर यह झूठ भी है तो असर सच जैसा होगा। यामिनी ने शांत स्वर में जवाब दिया, मां जी, अगर सच हमारे साथ है तो डरने की जरूरत नहीं। बस इस बार मुझे पूरा अधिकार दीजिए, आधा नहीं। कुछ पल की चुप्पी के बाद निर्मला देवी ने हामी भर दी। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन यह उनके जीवन का सबसे सही फैसला साबित होने वाला था। यामिनी ने जांच शुरू की। उसने पुराने और नए कर्मचारियों से अलग अलग बात की, खातों को दोबारा खंगाला और तकनीकी मदद ली। जल्द ही उसे पता चला कि गड़बड़ी असल में अंदर से नहीं, बल्कि बाहर से की गई थी। ट्रस्ट के नाम पर नकली अकाउंट खोलकर पैसे निकाले गए थे और साजिश रची गई थी कि शक सीधे हवेली पर आए। ये सब एक ऐसे व्यक्ति के जरिए हुआ था जिस पर हवेली आंख बंद करके भरोसा करती थी, पुराना मुनीम हरिराम। जब सच्चाई सामने आई तो हवेली में तूफान आ गया। हरिराम ने रोते हुए कबूल किया कि उसे रघुवीर के लोगों ने धमकाया और लालच दिया था। ये सुनकर निर्मला देवी का दिल टूट गया। उनके लिए ये सिर्फ धोखा नहीं, बल्कि वर्षों के भरोसे की हत्या थी। यामिनी ने स्थिति को संभाला। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, मीडिया को सारे सबूत दिए और ट्रस्ट का पैसा सुरक्षित करवाया। इस बार जनता ने हवेली का साथ दिया। राजाशाही नाम अब केवल ताकत का नहीं, पारदर्शिता का प्रतीक बन चुका था। लेकिन ये संघर्ष सिर्फ बाहरी नहीं था, अंदरूनी रिश्तों में भी तनाव पनपने लगा। आकार को लगने लगा कि वह दोनों के बीच कहीं खोता जा रहा है। माँ और पत्नी दोनों मजबूत थी, निर्णय ले रही थी, और वह अक्सर केवल समर्थन करने वाला बनकर रह जाता। एक रात उसने यामिनी से कहा, क्या इस सब में मेरी कोई जगह बची है? यामिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम बीच में खड़े नहीं रहोगे तो ये पुल टूट जाएगा। तुम्हारी जगह सबसे अहम है, आकार। इसी दौरान एक और चुनौती सामने आई। हवेली की जमीन पर सरकार ने एक बड़ा प्रोजेक्ट घोषित किया, एक एक्सप्रेसवे जो हवेली के एक हिस्से से होकर गुजरने वाला था। मुआवजा बड़ा था, लेकिन इससे हवेली की ऐतिहासिक पहचान खत्म हो सकती थी। निर्मला देवी परंपरा के नाम पर अड़ी रही, जमीन नहीं जाएगी। यामिनी ने व्यवहारिक दृष्टि रखी, अगर सही शर्तों पर समझौता हो तो समाज को भी लाभ मिल सकता है। यह मतभेद खुलकर सामने आया। सभा बुलाई गई। वर्षों बाद ऐसा हुआ कि सास और बहू की राय आमने सामने टकराए। माहौल भारी हो गया। आकार ने पहली बार खुलकर बोला,
उसने कहा, हवेली मेरी माँ की विरासत है, पर इसका भविष्य हमारी जिम्मेदारी है। हमें ऐसा रास्ता चुनना होगा जिसमें आत्मा बचे और प्रगति भी हो। ये सुनकर निर्मला देवी चुप हो गईं। उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा अब सिर्फ उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि नेता बन चुका है। आखिरकार एक ऐतिहासिक फैसला हुआ। हवेली की जमीन का एक छोटा हिस्सा दिया गया, लेकिन शर्त रखी गई कि हवेली को हेरिटेज साइट घोषित किया जाएगा और ट्रस्ट के लिए एक बड़ा योगदान दिया जाएगा। ये समझौता मिसाल बन गया। सरकार, समाज और राजाशाही तीनों का लाभ हुआ। निर्मला देवी ने पहली बार खुले मन से कहा, आज अगर यह संभव हुआ है तो यामिनी की दूरदर्शिता और आकार के संतुलन की वजह से। समय बीतने लगा। हवेली में नई पीढ़ी की आहट सुनाई देने लगी। यामिनी माँ बनने वाली थी। ये खबर हवेली के लिए उत्सव से कम नहीं थी। निर्मला देवी ने उस बच्चे को केवल वारिस नहीं, बल्कि नए युग का प्रतीक मान लिया। उन्होंने यामिनी की देखभाल खुद अपने हाथों से की। जो सास कभी कठोर थी, वह अब स्नेह की मूरत बन चुकी थी। लेकिन किस्मत की आखिरी परीक्षा अभी बाकी थी। यामिनी की डिलीवरी के समय जटिलताएं आ गईं। अस्पताल के बाहर निर्मला देवी और आकार दोनों टूट चुके थे। वही निर्मला देवी, जिन्होंने कभी आंसू नहीं बहाए, आज मंदिर के सामने बैठकर रो रही थी। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, अगर मेरी सारी शान चली जाए तो चले, बस मेरी बहू और मेरा वंश सुरक्षित रहे। कई घंटों के बाद डॉक्टर बाहर आए। यामिनी सुरक्षित थी और एक बेटी ने जन्म लिया था। हवेली में बेटी के जन्म की घोषणा किसी क्रांति से कम नहीं थी। निर्मला देवी ने बच्ची को गोद में उठाया और सबके सामने कहा, ये बेटी राजाशाही की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। उस दिन हवेली की दीवारों ने इतिहास बदलते देखा। समय आगे बढ़ा। वह बेटी हवेली के आंगन में खेलती, जहां कभी साजिशें पनपी थीं। निर्मला देवी उसे कहानियां सुनाती, परंपरा की, संघर्ष की और विश्वास की। यामिनी उसे सिखाती सवाल करना, सच के साथ खड़े रहना। आकार उसे सिखाता संतुलन। राजाशाही अब सिर्फ एक हवेली नहीं, बल्कि एक विचार बन चुका था। एक शाम वही शंखनाद गूंजा। निर्मला देवी, यामिनी और आकार साथ खड़े थे। निर्मला देवी ने कहा, मैंने जिंदगी भर सत्ता संभाली, पर असली राज करना तुमने सिखाया। यामिनी ने जवाब दिया, और आपने मुझे माँ बनकर ताकत दी। आकार ने दोनों के कंधों पर हाथ रखा। हवेली शांत थी, पर उस शांति में संघर्ष की जीत और भविष्य की उम्मीद गूंज रही थी।